जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो आइए आज जो है हम लोग 12th क्लास की हिंदी, ठीक है, और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर जो है आपका हिंदी चैप्टर की अगर बात करें तो चैप्टर 9 है। इसका नाम क्या है जी? प्रगीत और समाज, ठीक है। इसके लेखक के बारे में जो हम लोगों ने देख लिए थे। आज का जो क्लास है इसमें जो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रगीत और समाज को, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रगीत और समाज, ठीक है। कविता पर आज यानी कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इधर आलोचना भी ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी व्यक्तिगता और आत्मप्रकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। आज चर्चा के लिए इन प्रगीत धर्मी कविताओं को चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर से मिलती है। ये जो है लेखक जो है बताते हैं इस पाठ के बारे में, ठीक है। आगे कहते हैं कि कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामान्यतः दृष्टि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, न उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अंततः नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है, ठीक है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे। कौन सा काव्य थे जी? याद रखिएगा, प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। सूरसागर भी उन्हें इसीलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह जो है गीति काव्य है। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी इसलिए थी कि कला की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों लिरिक्स का, ठीक है, लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का ज़माना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को जो है फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई है। इसीलिए ज्यों ही प्रसाद की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कमायनी, ठीक है, ये किनकी है जी? ये याद रखिएगा, प्रसाद जी की, ठीक है। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद की है। क्या क्या है? तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ठीक है, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कमायनी जो है, ये सारे के सारे किनका है? तो ये है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। और निराला की राम की शक्ति पूजा, और राम की शक्ति पूजा जो है किनकी है? तो निराला की है। राम की शक्ति पूजा किनकी है? निराला की। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। तुलसीदास जैसे आख्यान काव्य सामने आया तो आचार्य शुक्ल ने संतोष जो है व्यक्त किया। आगे बताते हैं कि स्वीकार करना चाहता हूं कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में कविता के प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्तिबोध की लंबी कविताओं जैसी वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आने के लिए आग्रह किया था, तो आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास न था।
लेकिन इस बात में ना तब संदेह था और ना अब संदेह है कि नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी, ठीक है, प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवता सीमित थी। इसीलिए इन सीमित अर्थ भूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी, ठीक है। किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक परिगीत धर्मी छोटी कविताएं बची रहती है जो अपनी सामाजिक अर्थवता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में जो है समर्थ है। इस दिशा में पुनर्विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्तिबोध के काव्य से ही मिली। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। वे कविताएं अपने रचना विन्यास में परिगीत धर्मी है। किसी के मत में तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः परिगीत भूमि है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है, तीव्रतम रूप में रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाट्य धर्मी है, कहीं नाटकीय एकालाप, ठीक है, नाटकीय एकालाप है, कहीं नाटकीय परिगीत है और कहीं शुद्ध परिगीत भी, जैसे सहर्ष स्वीकारा है, ठीक है। अथवा मैं तुम लोगों से दूर हूँ, ये जो है मैं तुम लोगों से दूर हूँ, ये किनकी है? तो मुक्तिबोध की है। जैसा कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है, निसंदेह उसमें कथा केवल अभ्यास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है, वह विशुद्ध आत्मकाव्य है, आत्मगत काव्य है। जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भाव की है, जहाँ नाटकीय है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भाव की गतिमयता है, क्योंकि वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है या बिंब बनकर या विचार बनकर। इस प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावमयता मुक्तिबोध की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत है इस काव्य के परिगीत नायक का व्यक्तित्व। यह नई कविता के उन परिगीत नायकों से एकदम भिन्न है जिनके अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है। आगे बताते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं कि यह आत्मपरक परिगीत भी नाट्य धर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ को अंतर जगत उस मात्रा में घुला लेता है जितनी उस यथार्थ की इंद्रिय उद्बुद्धता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार एक परिगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है। मुक्तिबोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः हमारा ध्यान उन्हीं के समान धर्मी एक अन्य कवि त्रिलोचन की ओर ले जाता है जिन्होंने कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के बावजूद ज़्यादातर सोनेट और गीत ही लिखे हैं। कहने के लिए, ठीक है, कहने के लिए तो ये परिगीत है, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अनंत दुर्लभ है। किंतु इन भास्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला परिगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि हूँ संग्रह के उन आत्मपरक सानेटों में मिलता है। वही त्रिलोचन है वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं जैसे आत्मचित्र वस्तुतः एक परिगीत नायक की वैयक्तिक कल्प सृष्टि है, जिनसे नितांत व्यक्तिगता के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। यदि ऐसे आत्मपरक परिगीत सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता की स्थिति विपन्न ही कहलाएगी। प्रसंगवश यहीं नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है। एक और हैं जिनका नाम है नागार्जुन।
नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिनकी बहिर्मुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक परिगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता परिगीतों के परिचित संसार को एक झटके से छीन भिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तन गई रीढ़, ये किनकी है, वह तन गई, ये जो तन गई रीढ़ यह किनकी है, नागार्जुन की है। तन गई रीढ़ जैसे प्रेम तथा ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के सिंखचों से सिर टिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप। नागार्जुन के काव्य संसार के परिचित नायक का निष्कवच फक्कड़ व्यक्तित्व, ठीक है, निष्कवच फक्कड़, याद रखिएगा कैसा व्यक्तित्व जी, निष्कवच फक्कड़, कैसा व्यक्तित्व, तो निष्कवच, ठीक है, निष्कवच फक्कड़, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए निष्कवच फक्कड़ पर, ठीक है। निष्कवच फक्कड़ व्यक्तित्व उनके परिगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है, निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। परिगीत काव्य, ठीक है, यहाँ पर परिगीत काव्य के प्रसंग में मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन के उल्लेख से यदि कुछ लोगों की भौवें उठे या तने, तो इसका कारण सिर्फ यह होगा कि यह एक नया परिगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है। चिर परिचित प्रतिमा से नितांत भिन्न है, अपनी व्यक्तिकता में विशिष्ट और सामाजिकता में सामान्य, व्यक्तिवादी न होते हुए भी व्यक्ति विशिष्ट, अपने समाज से लड़ते हुए भी सामाजिक, दुनियादार न होते हुए भी इसी दुनिया का, ये नए परिगीत इसी नए व्यक्तित्व से संभव हो सके हैं। इस नए परिगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास में परिगीत धर्मी, ठीक है, कविताओं की सामाजिक भूमिका का सिंहावलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्योत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हो, ठीक है, और जहाँ प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः परिगीत मुक्तकों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। रामचरितमानस की महिमा से किसी को इनकार नहीं, लेकिन विनय पत्रिका के पद एक व्यक्ति का अरणय रोदन मात्र नहीं है, यह तो मानस के मर्मी भी मानते हैं कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है और उनकी चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। ये देखिए चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, याद रखिएगा तुलसी के, ठीक है। तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गे पद ही लिखे हैं। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक नई परिगीतात्मकता यानी लिरिसिज्म के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूठी जर्जर दीवारें हिल उठी, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि लोक भाषा की परिष्कृत परिगीतात्मकता का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई। परिगीतात्मकता, ठीक है। परिगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक परिगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक परिगीतों में भक्ति काव्य जैसे तन्मयता भले न हो, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्रकवि भी, मैथिली शरण गुप्त कैसे कवि थे? राष्ट्रकवि। मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्रकवि भी हुए और अधिकांशतः उन्होंने प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे, जिन्हें
उस समय ज़्यादा सामाजिक माना गया, लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही इस सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रगीत होने वाले रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे और उनकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता थी। आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आरंभ यही है जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इस प्रकार प्रगीतात्मकता का अर्थ हुआ एकांत संगीत, ठीक है, अथवा अकेले कंठ की पुकार। प्रगीतात्मकता की यह धारणा इतनी बदमूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक हो। चूँकि इस प्रकार के व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की जगह और भी विकसित हो रही है, इसीलिए फिलहाल प्रगीत कविता की इस मानसिक धारणा से छुटकारा संभव नहीं है, ठीक है। निश्चय ही इस स्थिति में कुछ परिवर्तन घटित हुआ है, फलतः कवि की मानसिकता भी बदली है। व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर्विरोधों, ठीक है, अंतर्विरोधों ने ले लिया है। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा, स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंतःसंघर्ष पैदा हुआ। विद्रोह का स्थान आत्मविडंबना ने ले लिया। इस प्रकार प्रगीतात्मकता विडंबनाग्रस्त हुई और उसके रचना विन्यास में पेचीदगी आई। आत्मपरकता कदाचित और बढ़ी, इसके साथ ही आत्मेतर का दबाव भी। तथा कथित नई कविता की प्रगीतात्मकता में आए नए मोड़ों और मरोड़ों को इसी आलोक में समझा जा सकता है। इस प्रसंग में मुझे शमशेर जी की 1941 की लिखी एक कविता याद आ रही है, जिसे संयोग से उन दिनों काशी में एक शाम उन्हीं के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कविता इस प्रकार है। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से पलकें डूबी ही सी थी, पर अभी नहीं कोई सुनता सा था मुझे कहीं। पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, एकाकी उठ मुझे पुकारा। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की है, ठीक है। एकाकी उठ मुझे पुकारा कई बार, मैं समाज तो नहीं न मैं कुल जीवन, ठीक है, जीवन कण समूह में हूँ मैं, केवल एक कण कौन सहारा, मेरा कौन सहारा, ठीक है। ये किनकी है? तो शमशेर बहादुर सिंह की है जी। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। आज दोबारा इस कविता को पढ़ते हुए मुझे थियोडोर एडोनो, हाँ ये भी याद रखिएगा, थियोडोर एडोनो का एक वाक्य याद आ रहा है, जिसका भाव यह है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसकी एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इसको याद रखिएगा। यह जो है किनके शब्द हैं जी, यह जो है किनके वाक्य हैं? तो थियोडोर एडोनो के हैं। क्या किनका है? थियोडोर एडोनो, याद रखिएगा, थियोडोर एडोनो, ठीक है, थियोडोर एडोनो, इनको याद रखिएगा, ठीक है। मैं इस कविता की व्याख्या करने का साहस न करूंगा, लेकिन यहाँ समाज के उस दबाव को भी महसूस किया जा सकता है और अपने अकेले होने की विडंबना को भी। और यही वे बिंदु है जो इस कविता की निराशा को बच्चन जैसे कवियों की सरल सपाट, ठीक है, सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को जो है व्यक्त करता है। इस सांसद की स्थिति से उबरने का एक उपाय तो वह है जिसे एक समय के प्रगतिवाद ने सुझाया था, अंदर से एकदम बाहर निकलकर जनता के पास जाना, ठीक है। निस्संदेह कुछ लोगों ने यह रास्ता अपनाया। भी यहाँ तक कि शमशेर जी भी कभी कभी उस रास्ते चल पड़ते थे। परिणाम कविता नितांत सामाजिक हो गई और जिस हद तक हुई उस हद तक प्रगीतात्मकता से ही नहीं बल्कि कवित्व से भी वंचित हुई, ठीक है। जल्द ही रघुवीर सहाय के शब्दों में कवि ने, यदि वह संवेदनशील हुआ तो अनुभव किया कि बाहर जाते जाते अब अपना मन खाली है। इस अनुभव के बाद यह तो फिर वहीं अंतर्गुहास या फिर आत्मसंघर्ष। नई कविता के अनेक कवियों ने अंतर्गुहास का रास्ता अपनाया तो मुक्तिबोध ने आत्मसंघर्ष का, जो उन्हें प्रायः वही संघर्ष में भी झोंकता रहा। एक
में परिगीतात्मकता सीमित हुई तो दूसरे में जो है परिगीतात्मकता के कुछ नए आयाम उद्घाटित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों छोरों के बीच, ठीक है, इन दोनों छोरों के बीच तथा इनके अलावा और भी अनेक स्थितियाँ रही जिनके ब्यौरे में जाने का समय संप्रति नहीं है। ठीक है, प्रसंगवश इतना ही कहना काफ़ी होगा कि अभी कुछ साल पहले एक दशक ऐसा फिर आया था जब अनेक कवि अपने अंदर का दरवाज़ा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए थे और व्यवस्था के विरुद्ध के जुनून में जो है उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली जिन्हें देखकर कविता को भी, ठीक है, शर्म आए। गनीमत है कि वह दौर जल्द ही ख़त्म हो गया। ठीक है, पिछले 5 वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में फिर कुछ नए परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है न क्रांतिकारी ही, लेकिन कविता की पुनः प्रतिष्ठा प्रत्यभिज्ञान अथवा प्रत्याश्वस्ति जैसे कुछ अवश्य हैं। संयोग से यह परिवर्तन इधर उभरने वाली एक युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा घटित हुआ है, लेकिन इसमें पहले की पीढ़ी के कवियों के किंचित बदले हुए स्वर का भी योगदान है। इसे मैं एक नई परिगीतात्मकता का उभार कहना चाहूँगा। आज कवि को न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है, न बाहर के यथार्थ का सामना करने में कोई हिचक। ठीक है, अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और न बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में जो है आंकने की हवस। बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नज़र है और कोशिश है उसे अर्थ, ठीक है, और कोशिश है उसे अर्थ देने की। इसी प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह है। अब यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि न रोमांटिक ढंग का व्यक्तिवादी विद्रोह संभव है और न अपने अंदर सिमट कर मानसिक जुगाली करने में ही निष्कृति है। गरज की एक नए स्तर पर कभी व्यक्ति अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही एक नए ढंग की परिगीतात्मकता के उभार का संकेत है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह रोमांटिक गीतों की वापसी नहीं है और न ही कविता को नितांत व्यक्तिक मोड़ देने की कोई साजिश है। इसका अर्थ उन आत्मपरक कविताओं की ओर आलोचना की वापसी भी नहीं है जिसे पहले मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में और फिर मैंने कविता के नए प्रतिमान में जड़ी भूत सौंदर्य भूति के रूप में जो है तिरस्कृत किया था। जरूरी नहीं कि यह जो है परिगीतात्मकता छंदों की ओर लौटकर ही अपनी विशिष्टता प्रमाणित करे। इधर की कविताओं से धीरे धीरे यह बात पुष्टि होती जा रही है कि मीत कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। मीत कथन में, यहाँ पर याद रखिएगा, मीत कथन में अति कथन से जो है अधिक शक्ति होती है और ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफ़ी गर्म होती है। यदि सिर्फ 2 ठोस उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करनी हो तो इस नई परिगीतात्मकता का एक पहलू केदारनाथ सिंह की इस कविता से व्यक्त होता है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। दुनिया को जो है हाथ की तरह जो है गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किनकी जो है वाक्य है, यह किनकी शब्द है, ये किनके शब्द हैं, याद रखिएगा, केदारनाथ सिंह की है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, केदारनाथ सिंह की। किनकी है जी? केदारनाथ सिंह की है। ठीक है, और दूसरा पहलू शरद बिल्लौरे की तय तो यही था। कविता की इन अंतिम पंक्तियों से हार कर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया। आसमान से फूल नहीं बरसे, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया और मैंने देखा बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। ठीक है, और इस तरीके से जो है यह जो है पाठ जो है समाप्त हो चुका। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के क्लास के साथ मिलेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।